नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। राजनीति सीरीज के एक नए एपिसोड में हम लोग फिर से बिहार की राजनीति पे चर्चा करेंगे। देखिए, इस वक्त बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे बाय इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। 13 नवंबर को वोटिंग की प्रक्रिया है और लगभग सभी पार्टियों ने अब अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो समझेंगे कि क्या वहां का जातीय गणित है, क्या वहां पे राजनीतिक गणित बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये 4 विधानसभा सीट एक तरह से सेमीफाइनल है। इसके बाद 25 में फिर फाइनल का महामुकाबला है। और दिलचस्प है कि जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी इसमें अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है, चुनावी मैदान में उतर रही है, सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार है। अब इसमें दिलचस्प ये हो गया है कि प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में ही जन स्वराज पार्टी को स्थापित किया है। अब वो इस पूरे गणित में एक नया जो समीकरण है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होंगे, आरजेडी को कितना नुकसान होगा और उससे ज्यादा एनडीए को कितना नुकसान होगा, सारी चीजों पे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो 4 विधानसभा सीट है बिहार का जहां पे बाई इलेक्शन होना है, उसमें गया जिले का 2 विधानसभा सीट है, इमामगंज है और बेलागंज है। उसके बाद कैमूर का रामगढ़ विधानसभा सीट है और भोजपुर का तरारी विधानसभा सीट है। तो गया जिले का जो 2 विधानसभा सीट है, इमामगंज और बेलागंज, तो सबसे पहले चर्चा इमामगंज की करते हैं। देखिए, इमामगंज पे हम के संरक्षक जीतन राम मांझी वहां से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वो अब सांसद बन गए हैं। उसके बाद बाय इलेक्शन की प्रक्रिया हुई, तो इस बार वहां पे एनडीए की तरफ से ये जो सीट है वो हम के खाते में गया है और वहां पे जीतन राम मांझी ने अपने बहू दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। दीपा मांझी पहले से जिला परिषद वहां पे रह चुकी हैं, एक उनका भी अपना राजनीति है। तो दीपा मांझी एनडीए की तरफ से वहां पे कैंडिडेट है, हम पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे इमामगंज में। दूसरी तरफ जो इमामगंज में आरजेडी कैंडिडेट हैं, जिनका नाम है कुमार मांझी, जो आरजेडी के वहां पे कैंडिडेट है, और प्रशांत किशोर की तरफ से वहां पे जितेंद्र पासवान जन स्वराज पार्टी की तरफ से वो चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। वहीं पे अगर बात करें तो अब एआईएमआईएम ने भी 4 विधानसभा सीटों पे कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद महागठबंधन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर से देखिए तो ये 4 विधानसभा सीटों पे तो 3 में महागठबंधन का पहले से कब्जा था और एक जो है वो जीतन राम मांझी के पास था सीट। तो ऐसे में जो एआईएमआईएम अगर चुनाव लड़ती है, हालांकि कैंडिडेट का घोषणा उन्होंने कर दिया है, आज ही वो खबर आई, उसके बाद अब आरजेडी के लिए मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, इमामगंज की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इमामगंज में हम पार्टी के तरफ से दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू चुनावी मैदान में है, आरजेडी की तरफ से कुमार मांझी हैं और प्रशांत किशोर की तरफ से जितेंद्र पासवान चुनावी मैदान में है। वहीं अब एआईएमआईएम ने कंचन पासवान को इमामगंज से चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये बात हो गई इमामगंज की। अब आते हैं बेलागंज में। तो देखिए, बेलागंज में एक तरफ विश्वनाथ सिंह है, महागठबंधन कैंडिडेट है, आरजेडी से कैंडिडेट वहां पे है, और मनोरमा देवी जेडीयू के तरफ से है। यह वही मनोरमा देवी हैं जिन पे कुछ दिनों पहले उनके आवास पे एनआईए के द्वारा रेड हुआ था। नक्सली पूरे समीकरण को देखते हुए वहां पे रेड मारा गया था। फिर एक ऑफिसर की गिरफ्तारी भी हुई थी जो घूस लेते हुए, जिनका सारा चीज सामने आ गया था, डीएसपी थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो मनोरमा देवी के साथ ही जुड़ा हुआ था। चर्चित है, जेडीयू से उन्हें जो है इस बार बेलागंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ है खिलाफत हुसैन, जो प्रशांत किशोर की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं, और यहाँ पे जामीन अली को एआईएमआईएम ने आज घोषणा किया कि वो जामीन अली को चुनावी मैदान में बेलागंज से उतारेंगे। देखिए, जो बेलागंज सीट है, यहाँ पे इससे पहले सुरेंद्र यादव यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब वो लोकसभा पहुंच गए। तो उसके बाद जो है उनके बेटे हैं विश्वनाथ सिंह, जिनको कि आरजेडी ने
चुनावी मैदान में उतारा है। और बेलागंज की ये गणित है कि बेलागंज में जब 2020 का अगर विधानसभा चुनाव की परिस्थिति को अगर समझने का प्रयास करें तो वहां पे अभय कुशवाहा दूसरे नंबर पे थे। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल किया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जदयू कैंडिडेट अभय कुशवाहा थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में सत्ता पलट हुआ और अभय कुशवाहा ने जदयू छोड़ करके वो आरजेडी के टिकट से औरंगाबाद से सांसद बन गए। तो अब ऐसे में जदयू के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई कि अब वहां पे वो किस कैंडिडेट को लाएंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे अभय कुशवाहा थे, वो तो आरजेडी के साथ आ गए। लोकसभा में ही उन्होंने सत्ता पलट किया, वो जदयू के साथ थे और वो आरजेडी के साथ आ गए, औरंगाबाद से सांसद भी बन गए। तो अब वहां पे मनोरमा देवी को जदयू ने चुनावी मैदान में उतारा। देखिए, मनोरमा देवी को लेकर के कई तरह के विवाद भी उत्पन्न हुए थे। हाल के दिनों में ही उनके घर पे छापा पड़ा था, उनके बेटे को लेकर के कई तरह की खबरें थी। नक्सली प्रभावित जो पूरा रैकेट था उसमें भी कई तरह के आरोप मनोरमा देवी पे पूर्व से ही लगते आ रहे हैं। और बेलागंज की कहानी यह है कि वहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव एक मजबूत स्थिति में जीते थे। जब वो लोकसभा चले गए तब उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पे आरजेडी निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दूसरे नंबर के कैंडिडेट जो थे 2020 में अभय कुशवाहा, वो भी आरजेडी के साथ हैं, तो वो भी वहां पे आरजेडी के नेतृत्व में ही काम करेंगे। तो जो उसका बैकअप है वो महागठबंधन के पास जाएगा, आरजेडी के पास जाएगा। और मनोरमा देवी भी एक बड़ा नाम है, मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन इसी बीच जो एआईएमआईएम ने वहां पे कैंडिडेट उतार दिया है, उसका नुकसान वहां पे आरजेडी को होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अभी बेलागंज में आरजेडी मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं प्रशांत किशोर की तरफ से खिलाफत हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखिए, जन स्वराज एक नई पार्टी है। प्रशांत किशोर की पहली पारी है जब वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, इसके बाद वो फाइनल खेलेंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर अब किस तरह की रणनीति को अपना रहे हैं, क्या समीकरण अपना रहे हैं, इस पे अभी कुछ भी बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। कारण क्या कि देखिए, प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि वो जातीय समीकरण में भरोसा नहीं रखते हैं। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जाति से उठ करके लोगों को। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने वहां पे खिलाफत हुसैन को उतारा है चुनावी मैदान में। तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर की ये जो पहली राजनीतिक पारी की शुरुआत है, सेमीफाइनल वो खेल रहे हैं, उसमें कितना वो असर डाल सकते हैं और उसका नुकसान किसको होने जा रहा है। अभी तक जो बिहार की राजनीति को समझने वाले हैं वो कह रहे हैं कि कुछ खास वैसा असर नहीं दिखेगा। हालांकि जो इसका नुकसान है वो दोनों ही तरफ हो सकता है। ज्यादातर जो उम्मीद जताई जा रही है कि वो मनोरमा देवी को ही इसका नुकसान होगा। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा तो मजबूत है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जीत का आंकड़ा उनके पक्ष में रहेगा, जीत का गणित उनके पक्ष में रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर का अनुभव यहाँ पे कितना काम आता है। लेकिन बेलागंज में आरजेडी मजबूत स्थिति में है अभी तक। अब आते हैं रामगढ़ पे। देखिए, रामगढ़ जो है वो कैमूर जिले का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे अजीत कुमार सिंह आरजेडी कैंडिडेट यहाँ पे हैं। और अजीत कुमार सिंह जो है वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत कुमार सिंह, जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले यहाँ पे जगदानंद सिंह के ही बेटे सुधाकर सिंह यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन सुधाकर सिंह अब लोकसभा पहुंच गए हैं, सांसद बन गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पे जो है आरजेडी ने जो दाव खेला है वो जगदानंद सिंह के ही बेटे अजीत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो यहाँ पे देखिए, बीजेपी के तरफ से अशोक कुमार सिंह हैं और दूसरी तरफ सुशील कुशवाहा है प्रशांत किशोर जन स्वराज की तरफ से। सुशील कुशवाहा बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार सिंह और आरजेडी के तरफ से वहां पे हैं अजीत कुमार सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे। हालांकि यहाँ पे अभी एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट के नाम की घोषणा अभी उन्होंने नहीं की है। और रामगढ़ की अगर गणित को समझने का प्रयास करें तो देखिए, रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे यहाँ से पहले रहे हैं, जिनका नाम है सुधाकर सिंह। एक अच्छा खासा उनका वहां पे वोट बैंक रहा, अच्छा खासा उनका वहां पे पकड़ है। और ऐसे में आरजेडी ने यहाँ पे अपने दो बड़े नेताओं के ही बेटे पे दाव खेला है। देखिए, बेलागंज में भी जो सुरेंद्र प्रसाद यादव है उनके बेटे हैं विश्वनाथ सिंह, जिनको टिकट मिला है। और रामगढ़ में भी जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में यहाँ पे अब देखना होगा कि आरजेडी अपने सीट को कितना बचा पाने में
सफल होती है, क्योंकि अशोक कुमार सिंह भी एक अच्छा खासा वहां पे नाम है, कड़ा मुकाबला वहां पे देखने मिल रहा है। लेकिन वहां पे जो है सुशील कुशवाहा जनस्वराज की तरफ से उन्हें लाया गया है। यह निश्चित रूप से जो नुकसान है इसका, ये आरजेडी को भी यहाँ पे झेलना पड़ेगा और इसका नुकसान अशोक कुमार सिंह को भी होगा, क्योंकि सुशील कुशवाहा का जो वहां पे जातीय समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान होगा उससे आरजेडी को भी नुकसान होगा और वहां पे एनडीए को भी वहां पे नुकसान होगा, बीजेपी को भी वहां पे नुकसान होगा। अब आते हैं देखिए इमामगंज में। तो देखिए इमामगंज में जीतन राम मांझी वहां से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी अब सांसद बन गए, लोकसभा पहुंच गए। अब जीतन राम मांझी ने अपनी बहू, संतोष सुमन की पत्नी, अपनी बहू दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दीपा मांझी पहले भी जिला परिषद का वहां पे रह चुकी हैं और दीपा मांझी को लेकर के अब जो है राजनीतिक गलियारे से कई तरह के विवाद भी उत्पन्न हो रहे थे कि अब जीतन राम मांझी अपने पूरे परिवार को ही राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के जो हमेशा से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, वो एक बार फिर से शुरू हुआ था। लेकिन समझना होगा कि देखिए इमामगंज में जीतन राम मांझी का एक अच्छा खासा वहां पे वोट बैंक है, मजबूत स्थिति में है, और ऐसे में उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को वहां से टिकट दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने कुमार मांझी को टिकट दिया है। देखिए एक ही समाज से आते हैं, मुकाबला यहाँ पे भी जोरदार है और इमामगंज पहले से ही एनडीए के पास रही, हम के पास थी, जीतन राम मांझी थे वहां से। तो ऐसे में कुमार मांझी के आने के बाद अब जो है दीपा मांझी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा कमजोर दिख रही है, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी का एक वहां पे अपना वोट बैंक है, एक अपनी उनकी राजनीतिक वहां पे पकड़ है, उसका निश्चित रूप से लाभ दीपा मांझी को मिलेगा। लेकिन कुमार मांझी वहां पे अच्छा खासा नेतृत्व वहां पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं जितेंद्र पासवान। देखिए ये भी पासवान समाज से है। जितेंद्र पासवान प्रशांत किशोर की तरफ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रशांत किशोर को लेकर के जो उनके कैंडिडेट हैं उनको लेकर के काफी ज्यादा जो है संशय बना हुआ है। तरारी में जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे भी जो है लगातार कैंडिडेट को लेकर के हलचल तेज है। तो ऐसे में अब यहाँ पे देखिए जितेंद्र पासवान को लेकर के जो खबर आएगा, इमामगंज से जितेंद्र पासवान को टिकट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुश्किल है आरजेडी के लिए, क्योंकि देखिए कुमार मांझी निश्चित रूप से दीपा मांझी को एक कड़ा मुकाबला देने की तैयारी में थे, लेकिन आज एआईएमआईएम ने जब से अपने कैंडिडेट को उतारने की घोषणा की, तब से सिरदर्द आरजेडी के लिए ये बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंचन पासवान एआईएमआईएम की कैंडिडेट होंगी, जिसका नुकसान आरजेडी को निश्चित रूप से होगा। और ऐसे ही आरजेडी यहाँ पे थोड़ा कमजोर थी। अब कंचन पासवान जब एआईएमआईएम की तरफ से नेतृत्व करेंगी, चुनावी अखाड़े में उतरेंगी, तो उसका नुकसान जो है कुमार मांझी को होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दीपा मांझी मजबूत स्थिति में अभी बनी हुई है। अब आते हैं तरारी लोकसभा सीट। तो देखिए जो तरारी लोकसभा सीट है ये भोजपुर जिले का विधानसभा सीट है और यहाँ पे राजू यादव आरजेडी कैंडिडेट हैं, विशाल प्रशांत बीजेपी कैंडिडेट हैं और श्री कृष्ण सिंह जो है वो प्रशांत किशोर के जनस्वराज पार्टी से अभी तक कैंडिडेट हैं। हालांकि उनको लेकर के खबर आ रही है कि उनका बिहार के किसी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अभी तक जो नियम प्रक्रिया है कि जिस राज्य में आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य के किसी भी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। लेकिन जो श्री कृष्ण सिंह है ये पूर्व में उप सेना प्रमुख रह चुके हैं, तो इनका जो दिल्ली के वोटर लिस्ट में वहां पे नाम है, लेकिन बिहार के अभी तक किसी भी वोटर लिस्ट में इनके नाम नहीं होने की सूचना सामने आई, जिसके बाद ही काफी ज्यादा विवाद हो गया है। प्रशांत किशोर चैलेंज कर रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग से इसको लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका जमीन बिहार में है, उनका घर बिहार में है। तो सिर्फ वोटर लिस्ट के आधार पे ही इस तरह से कैंडिडेट को जो है कि हटाया नहीं जा सकता है, कैंडिडेट को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर के अभी तक वाद विवाद चल रहा है। प्रशांत किशोर अलग अलग कैंडिडेट को, संभावित कैंडिडेट का नाम भी सामने रख रहे हैं और इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि श्री कृष्ण सिंह जो है वो सेना के प्रमुख रह चुके हैं, एक उनकी अच्छी खासी छवि है, तो निश्चित रूप से जो तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगी, जनस्वराज के साथ आएगी। इस तरह का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि नाम को लेकर के भी संशय बना हुआ है। देखिए जो यहाँ पे तरारी विधानसभा सीट है, यहाँ पे ये जो सीट है ये पहले 2020 में ये सीट सीपीआई माले के खाते में थी। यहाँ से सुदामा प्रसाद नेतृत्व कर रहे थे, तो सुदामा प्रसाद लोकसभा पहुंच गए, सांसद बन गए। तो अब यहाँ पे जो ये सीट है ये माले के खाते में ही गई हुई है, लेफ्ट के खाते में ही गई हुई है और यहाँ से राजू यादव लेफ्ट के कैंडिडेट हैं।
देखिए, तरारी लोकसभा सीट पे हमेशा से अगर देखा जाए तो लेफ्ट का एक अपना प्रभाव रहा है। इससे पहले यहाँ से सुदामा प्रसाद भी यहीं से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब जो ये सीट है वो राजू यादव को दिया गया है। लेफ्ट के कैंडिडेट हैं विशाल प्रशांत, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और प्रशांत किशोर अभी अपने कैंडिडेट को लेकर के उनका संशय बना हुआ है। एआईएमआईएम ने अभी तक इस सीट पे अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। एआईएमआईएम ने अभी तक 2 विधानसभा सीटों पे ही अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, एक तो बेलागंज है और दूसरा इमामगंज है। तो अब तरारी में हमेशा से लेफ्ट का एक अच्छा खासा वोट बैंक रहा है, इससे पहले वहां पे सुदामा प्रसाद थे। तो अब राजू यादव आए हैं और एक अच्छा खासा उनका भी छवि है क्षेत्र में, लेकिन वहां पे जो विशाल प्रशांत है वो भी बीजेपी के एक अच्छा खासा वहां पे वोट परसेंटेज अपने खेमे में ला सकते हैं। और इसका जो नुकसान है एक ये भी हो सकता है कि अगर श्री कृष्ण सिंह वहां पे चुनावी मैदान में डटे रहते हैं तो जो एक उनका सेना से जुड़ा हुआ उनका एक पूरा परिचय है, उसका लाभ जो है वो श्री कृष्ण सिंह को मिल सकता है, उसका लाभ जनस्वराज को मिल सकता है, लेकिन अभी तक संशय बना हुआ है। तो ये थी पूरी 4 विधानसभा सीटों पे बाय इलेक्शन की पूरी कहानी। इन 4 विधानसभा सीटों पे बाय इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, इसके साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी जरूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।